हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का क्लास चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 तो हो गया है, आज हम 5 नंबर बताएंगे। ठीक है, देखिए लेक्चर नंबर 3 तक हमने एक्सपेंडिचर और रिसीट के बारे में बताए थे कि एक्सपेंडिचर के टाइप कितने होते हैं और रिसीट के टाइप कितने होते हैं। एक्सपेंडिचर के 2 टाइप थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था पहला और सेकेंड था कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रिसीट का भी 2 टाइप था, पहला था रेवेन्यू रिसीट, सेकेंड था कैपिटल रिसीट। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, इससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए इससे आगे आज हम डिस्कस करते हैं डिप्रिसिएशन से। डिप्रिसिएशन मतलब होता है हिंदी, इसका हिंदी होता है ह्रास। आज किसके बारे में बात करेंगे? डिप्रिसिएशन। इसका हिंदी होता है ह्रास। आप सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए, कोई भी फिक्स एसेट को यूज करने के बाद उसका वैल्यू जो कम होता है ना, डाउन होता है ना, वैल्यू डिक्रीज होता है वैल्यू, उसको बोलते हैं हम डिप्रिसिएशन। ओके, देखिए मान के चलते आप 10,000 का मोबाइल परचेज किए थे। ठीक है, आज के डेट में 2022 में आप 10,000 का मोबाइल परचेज किए थे। ठीक है, शॉप से, दुकान से आप 10,000 का मोबाइल परचेज किए थे आज के डेट में 2022 में। ओके, उसी मोबाइल का वैल्यू 1 साल के बाद आपके पास में कितना रह जाएगा? यदि आप इसको सेकेंड हैंड बेचेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आधा वैल्यू हो जाएगा। आधा वैल्यू क्यों हुआ? मान के 10,000 का लिए तो कम से कम उसका समझिए तो वैल्यू 5,000 या 6,000 होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। यदि आप 2023 में वही मोबाइल को आप बेचेंगे 10,000 वाले मोबाइल को, तो 6,000 वैल्यू क्यों हुआ कम इसका? इसीलिए कम हुआ क्योंकि इसको आप 1 साल यूज कर लिए, 1 साल आप इसको चला लिए, इसीलिए इसका वैल्यू कम हुआ। जो वैल्यू कम हुआ है उसी राशि को देखिए, जैसे 6,000 का वैल्यू बन गया 2023 में, और जो 4,000 रुपया कम हुआ है उस 4,000 रुपया को ही हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? जो 4,000 रुपया है उसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन। जैसे आपके पास में चेयर है, आप चेयर खरीदे आज के डेट में 1,000 रुपया में। ठीक है, फिर अगला साल किसी को यदि आप रीसेल करेंगे, दोबारा सेल करेंगे, मतलब सेकेंड हैंड सेल करेंगे, तो वो कितना बिकेगा? बस 300 या 400 में बिकेगा, इससे ज़्यादा में नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति। ठीक है, क्यों कम हुआ इसका वैल्यू? क्योंकि इसको आप यूज कर चुके हैं। ओके, समझ में आ गया? जैसे ये देखिए, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है ना, इसी को देखिए, ये मेरा बोर्ड है, मान के 2000 में बना है, ये बोर्ड 2000 में बना हुआ है, ये 2000 में आज के डेट में बना हुआ है। मान के चलते आज के डेट में इसका दाम 2,000 रुपया है, और 2023 में बेचेंगे किसी के हाथे हम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? कि इसको हम यूज कर लिए। इतना समझिए ना, कोई भी फिक्स एसेट को जब हम सेकेंड हैंड बेचेंगे ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, जैसे अब मेरे पास में बेंच है, बेंच मतलब एक बेंच का दाम है 2,000 रुपया। ठीक है, हम एक बेंच को यदि नेक्स्ट ईयर किसी को सेल करेंगे, दोबारा परचेज करेंगे, तो उसका दाम क्या हो जाएगा? वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसको हम यूज कर चुके हैं। अब वही बेंच को मान के चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में, जैसे आज बना था 2,000 में, और 2023 में वही बेंच को हम जब बनवाएंगे, जो बनाता है उससे बनवाएंगे, तो यदि उसका दाम 2,300 रुपया पड़ेगा, कॉस्ट यदि 2,300 रुपया पड़ेगा उसका दाम, जैसे 2000 में आज के डेट में बना था। ठीक है, वही बेंच को वही साइज का हम बनाएंगे 2023 में, यदि उसका दाम इंक्रीज हो गया 2,500 रुपया हो जाएगा, तो दुकानदार हमको 2,500 रुपया में ही देगा। ठीक है, क्योंकि दुकानदार के यहाँ पे क्या होता है, जो नया हम खरीदेंगे तो जितना इसका दाम बनेगा उतना ही में देगा। इतना समझिए ना कि जो सेकेंड हैंड बेचते हैं ना कोई भी फिक्स एसेट को, उसी पे डिप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, क्योंकि दुकानदार तो सेकेंड हैंड नहीं बेचता है। ठीक है, सेकेंड हैंड नहीं बेचता, क्योंकि नया बेचता है। नया हम खरीदेंगे तो उसका दाम जो बढ़ा रहेगा वही दाम पे आपको देगा। ठीक है, जैसे हम आज के डेट में 2,000 का खरीदे हैं, 2023 में मार्केट में हमको थोड़ा गड़बड़ी हो गया बेंच में, इसको हम सेल कर दिए, तो कितना होगा? 1,000 रुपये में बिक जाएगा, 1,500 में बिक जाएगा, इससे ज़्यादा में, मतलब इसका वैल्यू कम होगा ही। कम क्यों होगा? क्योंकि इसको हम खरीदे हैं, इसको यूज किए, इसलिए कम हुआ। यदि दुकानदार के पास में, मान चलिए मोबाइल के बारे में बात करते हैं, जो आप 10,000 का मोबाइल आज खरीदे हैं डेट में, आज के डेट में 2022 में,
फिर नेक्स्ट ईयर आप बेचेंगे तो 6,000 में बिकेगा वही सेट, जो सेट आप खरीदे होंगे वही सेट आपका 6,000 में क्यों बिकेगा, क्योंकि आप इसको यूज किए। और दुकानदार के पास में वही सेट का मोबाइल है 10,000 का मोबाइल, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर यदि इसका दाम बढ़ गया है 12,000 हो गया है तो दुकानदार वाला आपको 12,000 में ही देगा। क्यों देगा 12,000 में, क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ चुका है, ठीक है। दुकानदार के पास में इसका वैल्यू, कोई भी एसेट का वैल्यू कम नहीं होता है, लेकिन जो परचेजर होता है, जो खरीदने वाला होता है, ठीक है, जो मतलब क्रेता होता है, ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसके पास में वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। कोई भी चीज़ खरीदेंगे, जैसे आज के डेट में एक मोटरसाइकिल आप खरीदे, ठीक है, शोरूम से आज निकाले 80,000 में मोटरसाइकिल, कितना में, 80,000 में मोटरसाइकिल। नेक्स्ट ईयर इसको जब सेल आप करेंगे सेकेंड हैंड, तो सेल करेंगे तो इससे कम से कम कितना का प्राइस पड़ेगा, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप जब सेल करेंगे तो कम से कम इसका 50,000 रुपया बनेगा, इससे ज़्यादा में कोई व्यक्ति आपसे नहीं लेगा। यदि वही जो आप खरीदे 80,000 में मोटरसाइकिल, ठीक है, वही वाला मोटरसाइकिल यदि शोरूम से हम परचेज करेंगे नेक्स्ट ईयर, यदि उसका दाम बढ़ गया होगा तो उतना ही दाम में देगा। यदि 80,000 का 1,00,000 रुपया हो गया होगा तो 1,00,000 रुपया में ही देगा, ओके। दुकानदार वाला हमको कम में नहीं देगा, क्योंकि दुकानदार वाला के यहाँ पे सेकेंड हैंड नहीं माना जाता, उसके पास में रखा हुआ है तो, ओके। सेकेंड हैंड किसके पास में माना जाता है, जो चलाता है, जो खरीदता है, ठीक है, उसके पास में जो भी चीज़ है एसेट, उसका सेकेंड हैंड माना जाएगा, ओके। मतलब इतना समझिए कि डिप्रिसिएशन कौन लगाता है, डिप्रिसिएशन क्रेता लगाता है, जो परचेज होता है, परचेजर होता है वो लगाता है डिप्रिसिएशन। जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है ना, डिप्रिसिएशन कौन लगाता है, खरीदने वाला व्यक्ति लगाता है। जैसे कस्टमर, एग्जांपल के तौर पर समझिए, कस्टमर के पास में गया और उसके पास में, क्योंकि कस्टमर के पास में आया और जब भी दोबारा ये सेल करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड। ये सेकेंड हैंड बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर बेचेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड। जब सेकेंड हैंड, जब नाम होगा उसका सेकेंड हैंड, तो उसका वैल्यू कम होगा ही। क्यों वैल्यू कम होगा, क्योंकि इसको यूज कर चुका है। यदि 5 महीने यूज क्यों ना कर ले, 6 महीना यूज क्यों ना कर ले। यदि आप ही का पास में मान के चलिए बुक है, आज की डेट में आज बुक खरीदे आप 500 में, ठीक है, आप बुक खरीदे हैं 500 में, डॉक्टर SK सिंह का बुक, आज के डेट में आप खरीदे हैं बुक 500 में। यदि यही बुक को आप नेक्स्ट ईयर, आज इस ईयर आप पढ़ लिए, नेक्स्ट ईयर किसी को आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 500 रुपया नहीं देगा, आपको बोलेगा कि 250 रुपया रख लीजिए, हमको दे दीजिए सेकेंड हैंड। और यही वाला बुक, जो बुक आप 500 में खरीदे हैं, वही बुक यदि दुकानदार के पास में यदि 600 रुपया हो गया तो 600 रुपया में बिकेगा दुकानदार के पास में। दुकानदार के पास में वैल्यू कम नहीं होगा। समझ में आ गया। सेकेंड हैंड कब बनता है, जब परचेजर के पास में कोई भी वस्तु आता है तब सेकेंड हैंड बनता है, और सेलर के पास में सेकेंड हैंड नहीं बनता है, ठीक है। समझ में आ गया। बुक के पे समझ में आ गया। आज के डेट में आप बुक खरीदे हैं 500 में, वही बुक को नेक्स्ट ईयर बेचेंगे तो बिकेगा 300 250 में। क्यों 300 250 में बिका, क्योंकि इसको आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। इसको आप क्या किए, यूज कर चुके हैं, 1 साल इसको आप पढ़ लिए, इसलिए इसका थोड़ा कम वैल्यू हो गया है, इसलिए आपका इसका कम रेट बन रहा है, ठीक है। कोई भी पर्सन आपको, कोई भी स्टूडेंट यदि आप सेल करेंगे तो आपको 500 रुपया नहीं देगा, उससे आपको कम देगा, ठीक है। यदि दुकानदार के पास में इसका 600 वैल्यू हो गया तो 600 रुपया में ही दुकानदार बेचेगा और दुकानदार को 600 रुपया ही देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि डिप्रिसिएशन का वैल्यू कम होता है। कब डिप्रिसिएशन कब बनता है, जब कोई भी वस्तु को सेकेंड हैंड सेल किया जाता है और जो भी राशि कम होता है उस राशि को बोलते हैं हम डिप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे 500 का बुक है, आपका नेक्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट ले रहा है तो आप इसको 300 रुपया में दे रहे हैं, तो 200 रुपया जो कम होता है वो 200 रुपया को ही बोला जाता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कोई भी फिक्स एसेट को यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसका वैल्यू जो कम होता है, उसका राशि जो कम होता है, उसी को बोलते हैं हम डिप्रिसिएशन। ओके, आप लिखने का प्रयास करिएगा, हम नोट बनाकर देंगे ही, लेकिन लिखने का आप खुद भी प्रयास करिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा लिख कर क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे लिखिएगा डिप्रिसिएशन और उसका आंसर आप लिखकर हमको सेंड करिएगा। ओके, तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर थोड़ा ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 62 00 82 38 90। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आप हमको सेंड करिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख कर, ठीक है। मतलब एक एक जो बेसिक टर्म बताए उसका आंसर लिखकर, जैसे कैपिटल बताए थे,
ड्राइंग्स बताए हैं, परचेज बताए हैं, बहुत कुछ बता चुके हैं, 20-22 पॉइंट तक हम बता चुके हैं। ठीक है, आज आपका यह 23 पॉइंट या 22 पॉइंट होगा। ओके, तो यह लिख कर आप हमको सेंड करिएगा। आपका हम चेक करेंगे कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है, आपका लिखावट कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है, वह हम चेक करेंगे। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। जब हम अस्थाई संपत्तियों को, जब क्रेता द्वारा, ऐसे लिखेगा, जब क्रेता द्वारा अस्थाई संपत्तियों को यूज किया जाता है तो उस संपत्ति में जो भी वैल्यू कम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। कैसे लिखेगा, जब क्रेता द्वारा कोई भी संपत्ति को खरीद लिया जाता है और उसको यूज करने के बाद उसका वैल्यू, उसका राशि जो भी कम होता है उस राशि को हम क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, दूसरा, कॉस्ट। कॉस्ट का हिंदी होता है लागत। आप समझते हैं लागत क्या होता है। अब देखिए, लागत किसको बोलेंगे, जो भी बनाने में खर्चा लगता है वस्तु को, उसको हम बोलेंगे लागत। जैसे देखिए, ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का सेलिंग प्राइस है 35 रुपया। इस मार्कर का सेलिंग प्राइस कितना है, 35 रुपये इस मार्कर का सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसका कॉस्ट 35 रुपया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर, कोई भी जो सप्लाई बिजनेसमैन होता है, सेल करता है, कुछ प्रॉफिट जोड़ के सेल करता है। इसमें प्रॉफिट जुटा हुआ है तब जाके इसको सेल किया गया है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं हम ही सेलर हैं, ठीक है, हम ही बेचने वाले हैं, इसको हम 35 रुपये में बेचते हैं, तो इसका मतलब इसमें हम प्रॉफिट जोड़े होंगे तभी तो इसमें हम 35 रुपये में इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रॉफिट हटाकर जो भी इसमें खर्चा लगा हुआ है, मान के चलते इसका वैल्यू है 30 रुपये दाम। ठीक है, उसका इसमें पूरा खर्चा है 25 रुपये, मान के चलते 25 रुपये दाम है। ठीक है, ये 25 रुपये इसमें खर्चा लगा है, तो जो खर्चा लगा है ना बनाने से लेकर फिनिश गुड्स तक, मतलब समझिए ना, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक में जो भी खर्चा लगा उसको हम क्या बोलेंगे, लागत। जो भी वस्तु को बनाने से लेकर तैयार करने तक में जो भी खर्चा लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, लागत बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। मतलब जो भी वस्तु को बनाने से लेकर, ठीक है, तैयार करने तक में जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लागत, कॉस्ट बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। जैसे देखिए, आप ही बिजनेसमैन होंगे, मान के चलते हैं, तो आप ही सेल करिएगा, आप ही को देखिए, कस्टमर को मान के आपको बोलेगा कि 1000 रुपये इसका दाम है, आपको कस्टमर बोलेगा कि इसको हम ये 1000 रुपये वाला वस्तु आप हमको 700 में दे दीजिए, तो आप नहीं बोलते हैं कि ये तो इतना तो मेरा कॉस्ट भी नहीं पड़ा है, तो आपको हम 700 में कैसे दे दें। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आपको पास आपका कॉस्ट भी नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए आप बोलते हैं कि इसका कॉस्ट भी नहीं पड़ा है तो आपको हम 700 में कैसे दे दें, इतना में नहीं होगा। ठीक है, तो जितना में आप खरीदे होंगे ना वही आपके लिए क्या हुआ, कॉस्ट हुआ। समझ में आ गया। मतलब बनाने से लेकर फिनिश गुड्स तक में जो तैयार होता है, ठीक है, खर्चा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, एक समझते हैं ईयर कितने प्रकार का होता है। देखिए, ईयर 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जानते होंगे, कैलेंडर ईयर, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। इसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय वर्ष या कॉमर्शियल वर्ष। ठीक है, या कॉमर्शियल ईयर भी इसको बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर को वित्तीय वर्ष। अब देखिए, कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं 1 जनवरी से। जैसे अपने लोग का नया साल आता है ना 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को नया साल आता है तो उसका क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर को होता है। जैसे देखिए, 22 में हम 1 जनवरी को नया साल मनाए थे, तो अगला साल 1 जनवरी को 2023 में मनाएंगे। ठीक है, तो जो जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैलेंडर ईयर। ठीक है, इसका हिंदी भी होता है कैलेंडर वर्ष। ठीक है, हिंदी भी लिख दीजिएगा कैलेंडर वर्ष। अब देखिए, फाइनेंशियल इस ईयर किसको बोला जाता है, जो ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल से
और 31 मार्च को एंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया। ईयर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कैलेंडर ईयर, सेकेंड होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर किसको बोला जाता है, जो ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, जो ईयर 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसको आप कॉमर्शियल ईयर के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। जो कॉमर्शियल सेक्टर में यही ईयर लागू होता है, ठीक है। जैसे में बैंक हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, ठीक है, कोई भी बैंक हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया ना, यहाँ पर कौन सा ईयर लागू होता है, फाइनेंशियल ईयर ही लागू होता है। ओके। चलिए अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट देखिए, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखिए जब 2 व्यक्ति के बीच में कोई भी वस्तु का विनिमय होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। जैसे देखिए ट्रांजैक्शन हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकता है, एक व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे देखिए हम एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, गुड्स को हम सेल करते हैं, तो गुड्स को सेल करने के लिए कस्टमर होना तो ज़रूरी है कि नहीं है, हाँ। तो देखिए आप गुड्स को सेल करते हैं कस्टमर, तो कस्टमर और हमारे बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में एक संबंध हो गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो हम सौदा करते हैं ना 2 व्यक्ति के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। जैसे मैं रूम रेंट पे है, जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं, रूम रेंट पे रेंट भरना पड़ता है, तो रेंट जिसको भरते हैं, आप देखिए रेंट हम भरेंगे तो कोई व्यक्ति को देंगे कि नहीं देंगे, कि अपने आप भर जाएगा रेंट, तो किसी को व्यक्ति को देना पड़ेगा, तो वह व्यक्ति को देते हैं और हम रेंट दे रहे हैं, तो रेंट देते हैं, वही आपका रेंट क्या हुआ, ट्रांजैक्शन। जो भी चीज़ देते हैं ना 2 व्यक्ति के बीच में, जो भी सौदा होता है ना, जो भी डील होता है, उसी को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। जो भी डील होता है, समझ में आ गया। तो ट्रांजैक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, जो नकदी में ट्रांजैक्शन होता है, जो नकदी लेन देन होता है, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, जो उधारी लेन देन होता है, उसी को बोलते हैं, जो उधारी जिसको हम बेचते हैं ना, उधारी लेन देन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके। चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 और 7, नहीं तो लिख देते हैं 6 नंबर, कैश ट्रांजैक्शन नकद लेन देन। इसको मिटा देते, रुकिए 2 मिनट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं उतारे तो मोबाइल नंबर उतार ले, आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। कम से कम मतलब 1 से लेकर 10 को, मतलब 10 को जो 10 को बेसिक टर्म है उसका लिख के आंसर जरूर आप हमको भेजिएगा। नकद लेन देन, ठीक है, लेन देन। कैश का हिंदी होता है नकद, ये याद रखिएगा, ये गलत नहीं है, ये मत सोचिए कि ये गलत है, नकद, ठीक है। क्योंकि आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं, यदि आप 11th के स्टूडेंट भी है तो ये समझ लीजिए कि कैश का हिंदी होता है नकद। ओके, नगद नहीं होता है जो अपने लोग बोलते हैं। कैश का हिंदी क्या होता है, नकद। नकद और नकद, नगद नहीं होता है। यहाँ पे गौ मत लगा दीजिएगा क की जगह पे। ओके, लेन देन। अगला होता है 7 नंबर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधारी
लेन देन। अगला देखिए 8 नंबर पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल्स, ओके। इसका हिंदी होता है प्राप्य बिल। क्या होता है? प्राप्य बिल या विपत्र, हम बिल लिखते हैं। अब देखिए यह क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य। इसका हिंदी से ही पता चल जाएगा। प्राप्त मतलब जो प्राप्त होने वाला है बिजनेस में, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्राप्य बिल। देखिए जो बिल का राशि, कैसे लिखेगा? जो बिल का राशि प्राप्त होने वाला है व्यापार में, उस बिल को हम क्या बोलेंगे? प्राप्य बिल बोलेंगे, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। ओके, जो बिल का राशि बिजनेस में प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राप्य बिल बोलेंगे, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। ओके, अब देखिए बिल रिसीवेबल कब लागू होता है? जब हम उधारी सेल करते हैं। जब उधारी हम सेल करते हैं तो एक हम बिल बना लेते हैं, ठीक है, कि इतने महीना के बाद अब हमको पैसा दे दीजिएगा। ओके, एक हम बिल बना लेते हैं कि परचेजर का नाम लिख लेते हैं और उससे हम सिग्नेचर करा लेते हैं कि हमको 3 महीना के बाद पैसा दे दीजिएगा या 90 दिन के बाद पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। तो यही बिल आपका एक क्या होता है? इसी का नाम क्या हो जाता है? बिल बन जाता है। जहाँ पे बिल में सौदा का नाम होता है कि कितना आप इसको सेल किए हैं, मंथ रहता है कि कितने डेट में देगा, उसका नाम रहता है, उसका पता लिखा रहता है, उससे सिग्नेचर करा लेते हैं, वही आपका क्या बन जाता है? एक बिल बन जाता है, ठीक है। तो जो प्राप्य बिल किसको बोलते हैं? जो बिल का रुपया भविष्य में बिजनेस को प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल। ओके, अब देखिए बिल रिसीवेबल कौन लिखता है? क्रेता द्वारा लिखा जाता है विक्रेता पर, विक्रेता द्वारा लिखा जाता है क्रेता पर। बिल कब लिखा जाता है? जब उधारी सेल किया जाता है तब लिखा जाता है। ये सब चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, और लिखने का आप प्रयास करिएगा थोड़ा अच्छे ढंग से, ठीक है। हम लिखकर एक एक पॉइंट का आंसर देंगे लिखकर। ओके, तो समझ में आ गया? बिल रिसीवेबल किसको बोलेगा? ऐसा बिल जिस बिल का राशि व्यापार को प्राप्त होने वाला है, उस बिल को हम क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बोलते हैं। बिल रिसीवेबल हमेशा उधारी सेल्स पर लिखा जाता है। जब हम उधारी सेल करते हैं विक्रेता को तब लिखा जाता है, ठीक है। विक्रेता द्वारा क्रेता पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? विक्रेता द्वारा। जैसे हम बेचने वाला है तो मेरा नाम हो गया विक्रेता, जो खरीदने वाला है उसका नाम क्या हो गया? क्रेता। ओके, तो समझ में आ गया बिल रिसीवेबल किसको बोलते हैं? हो गया 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट, बिल्स पेबल्स। पेबल्स हिंदी होता है देय बिल या देय विपत्र, देय बिल। अब देखिए इसका हिंदी, इसका क्या होगा? देखिए इसका प्राप्त से यहाँ पे आप समझ गए थे कि जो बिल का राशि हमको प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम बिल रिसीवेबल। अब यहाँ पर देखिए देय मतलब देना। जो बिल का राशि व्यवसायी या बिजनेसमैन पेमेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स पेएबल। अब देखिए जिस प्रकार से हम कस्टमर को बिल्स लिखे हैं उसी प्रकार से हम खरीदेंगे उधारी तो हम पे भी तो लिखा होगा बिल, ठीक है। हम भी तो किसी से खरीदते हैं तो हम पे भी लिखा होगा बिल, हम पे भी एक साइन करवा लिया होगा कि आप 4 महीना का दीजिएगा, 4 महीने के बाद पैसा दीजिएगा, ठीक है। नाम पता लिख लिया होगा, पूरा चीज़ मतलब जो एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, ठीक है। क्योंकि आप 11th क्लास में यह चैप्टर पढ़े होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से। इसमें पूरा का पूरा क्या है? विस्तारित इसमें दिया हुआ है। ओके, यदि आप नहीं पढ़े होंगे 11th क्लास में, यदि आप 11th क्लास में होंगे तो आप तो पढ़ेंगे ही चैप्टर बिल्स रिसीवेबल। यदि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले यदि हम 11th क्लास का चालू करेंगे, यदि आपको पढ़ना होगा बिल रिसीवेबल चैप्टर तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक एक का पॉइंट इसमें बताया गया है बिल रिसीवेबल चैप्टर में। ओके, इसमें क्या है? बेसिक टर्म का मतलब क्या है? हम बेसिक टर्म बताते हैं तो बेसिक टर्म का मतलब क्या है? सिर्फ मीनिंग जानना होता है। इसमें हम सिर्फ आपको मीनिंग बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका एक एक पॉइंट नहीं खुद के नहीं बताएंगे इसमें क्या है इसमें नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया
कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, जो बिल का पैसा भविष्य में प्राप्त होने वाला है उसको बोलेंगे हम बिल रिसीवेबल। ओके, फिर बिल्स पेबल किसको बोलते हैं, जो बिल का पैसा भविष्य में व्यापार को देगा उसको इसको क्या बोलेंगे हम, बिल्स पेबल बोलेंगे। ओके, दे बिल, जो बिल का पैसा भविष्य में व्यापार किसी को देगा, किसको देगा, सप्लायर को, जिससे लिया होगा उसका नाम क्या है, सप्लायर। जिसको पैसा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल बोलेंगे। बिल्स पेबल हमेशा क्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है, यह उधारी क्रय पर लिखा जाता है। ओके, यह बिल उधारी क्रय पर लिखा जाता है। दे बिल कब लिखा जाता है, जब उधारी हम खरीदेंगे तभी ना हम पे एक बिल बनाएगा, ऐसे बिल तो नहीं बनाएगा। तो समझ में आ गया कि बिल्स पेबल किसको बोलते हैं, बिल्स पेबल किसको बोलते हैं, बिल्स पेबल मतलब ऐसा बिल जिस बिल का रुपया, जिस बिल का पैसा भविष्य में किसी को देना है उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। ओके, बिल्स पेबल हमेशा उधारी क्रय पर लिखा जाता है, यह बिल क्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्रेता कौन होता है, जो खरीदने वाला होता है उसको बोलते हैं क्रेता, तो क्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है। ओके, कोई भी डाउट हो 1 से लेकर 9 नंबर पॉइंट में, चलिए एक और हम 10 नंबर पॉइंट बता देते हैं, ठीक है, आज का यह लास्ट हो जाएगा। स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में होता है, हिंदी में भी स्टॉक होता है, रहतिया भी लिख सकते हैं हिंदी में, रहतिया हिंदी में रहतिया भी लिख सकते हैं, स्कंद भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। ओके, इसका हिंदी स्टॉक भी होता है। तो स्टॉक क्या होता है, देखिए, जो अनसोल्ड, जो भी व्यापार में मतलब आप कहीं भी खरीदने जाते होंगे, जो भी उसके पास में रखा हुआ गुड्स है, जो भी अनसोल्ड है, अभी तक अनसोल्ड नहीं हुआ है, मतलब सोल्ड नहीं हुआ है, बिका अभी तक नहीं है, तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, जो अभी तक बिका हुआ व्यापार में नहीं है। ओके, जैसे हम देखिए, जिसमें कोई मोबाइल व्यापारी है, मोबाइल उसके पास में मान के चलिए 15 पीस है, ठीक है, अभी उसके पास में 15 पीस है, तो अभी तक तो ये सोल्ड नहीं हुआ, बिका नहीं 15 को पीस, तो यह 15 को पीस उसके लिए क्या हुआ, स्टॉक हुआ, उसके लिए क्या हुआ, बिजनेस के लिए क्या हुआ, यह स्टॉक हुआ। यदि अगले दिन मान के चलिए 5 गो बिक गया मोबाइल, तो उसके पास में अगला दिन कितना बचा है, 10 गो, तो 10 गो उसके लिए क्या हुआ, 10 गो मोबाइल उसके लिए स्टॉक हुआ। अब 10 गो इसके लिए हो गया स्टॉक, जितना बिकेगा उसको हटा देंगे, जो उसके पास में अनसोल्ड बचा हुआ है, जो अभी तक बिका नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट होगा 1 से लेकर 10 नंबर पॉइंट में और पिछले वाला क्लास में भी कोई भी डाउट होगा तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमें डाउट है, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट क्लास का वीडियो जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसका हम फिर दोहराएंगे, उसके बारे में फिर हम समझा देंगे। ओके, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।